नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ हैं बायोलॉजी के शिक्षक दीपक कुमार जी। इस बार का जो बायोलॉजी का एग्जाम है बहुत टफ आने वाला है क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चन इस बार बायोलॉजी में पूछे जाने वाले हैं। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इनके पास पूरा ब्लूप्रिंट है। मुझे लगता है कि अगर आप इस इंटरव्यू को देखेंगे तो आपका भला हो सकता है। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का, तो किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें ताकि बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं? हमारा प्लस टू का पेपर जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में 1 से लेकर 12 तक जो है वो एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और सेक्शन बी से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 22 तक 2 मार्क्स क्वेश्चंस। उसके बाद सेक्शन सी है हमारा, 23 से 28 तक क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद 29 एंड 30th क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 60 मार्क्स का। अब आपका क्वेश्चन था कि किस तरह से अटेम्प्ट करें। मैं समझता हूं कि बच्चों को जैसे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि एमसीक्यू का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कैसे दें, आराम से उसको देखें। पहले तो क्वेश्चन आप 1 नहीं 2 बार आराम से पढ़ें, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ें। फिर आप माइंड सेट बनाएं कि हमें क्वेश्चन सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा आपको बहुत अच्छे से आता है। सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है। इनमें से कोई भी आपको सेक्शन जो बड़े अच्छे से आता है उस सेक्शन को लीजिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। एमसीक्यू के लिए मैं एक थोड़ी सी हिदायत ये देना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं जल्दबाजी ना करें, आराम से इसको रखें, दिमाग में रखें कि अपनी आंसर बुक पे ABCD करके लिख के रखें। क्योंकि इस बार क्या है, जो पहला OMR है इस बार एडिशनल है, ये मतलब इस बार नया है। OMR में 20 क्वेश्चंस की ऑप्शन दे रखी है पहले ही, क्योंकि वो फिर एनसर्कल करना होता है। पहले गलती से कर दिया फिर वो आप रब नहीं कर पाओगे, वो गलत है तो गलत ही माना जाएगा। तो इस बार वो आप ध्यान रखें। सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से सुजेशन है। और वैसे कोई हिचकिचाहट या ऐसी डरने वाली बात नहीं है। बड़े सारे बच्चे जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते रहते हैं, तो पता होता है उनको, या आपने भरते हैं नाम वगैरह तो भी उनको क्लियर पता होता है। बट ये जरूर ध्यान रखें आप कि एक बार जब आपने एनसर्कल कर दिया तो फिर वो रब नहीं कर पाओगे या कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो काउंट गलत हो जाएगा। तो उसका आप ध्यान रखें। फाइनली आप जब भी सेकेंड थर्ड सेक्शन के बाद जब भी इसको करना चाहते हैं आराम से करें, और एक बार जो कर दिया वो फाइनल हो जाएगा आपका। अच्छा, मैं बड़ी बात ये भी समझना चाह रहा हूँ कि इस बार का जो पैटर्न है, सुना है कि बदला है, चेंजेस क्या है। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, हालांकि स्टूडेंट्स देख भी लेते हैं, उनको मालूम भी होता है, आजकल बोर्ड की साइट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको नहीं मालूम कि किस तरह का पैटर्न इस बार, चूँकि आपने तो बता दिया है, लेकिन चेंजेस है क्या सर? जी, मैं यही बताना चाहूँगा। हिमाचल बोर्ड की तरफ से साल दर साल जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर किए जाते हैं, और हमारा बोर्ड भी इस तरह से अग्रसर है। वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिवली कहीं आगे निकल पाएँ। जो पूरे इंडिया का लेवल के जो एग्ज़ाम्स है हमारे, जेई मेंस है, जेई एडवांस है, चाहे साथ में नीट है, तो इन दोनों की तरह के एग्ज़ाम्स के लिए प्लस 2 का जो पैटर्न है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना जरूरी है, और वो बोर्ड कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी ये इम्प्रूवमेंट क्या की है उन्होंने, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। जो जिस तरह का पैटर्न हमारा CBSE का रहता है एग्ज़ाम्स का, कि वो केस स्टडीज़ के क्वेश्चन डालते हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन डालते हैं, तो उसी टाइप के उसी तर्ज पे जो क्वेश्चन है इस बार आएंगे। हमारे केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी इसी तरह के क्वेश्चन आए, और बायो में जो हमने मॉडल सेट किया है, जैसे बोर्ड ने सेट किया है, तो वो लगभग 4 या 5 क्वेश्चन जो वो केस स्टडी के आएंगे। तो केस स्टडी के बारे में भी आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा बच्चों को कि कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन देखें, वही आपके पढ़े हुए टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको जब भी वहाँ पे लगता है आता है, अब आपको उसका जो आंसर नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे, पैराग्राफ लिख दिया होगा, वो किसी आपकी बुक का चैप्टर से होगा, तो आप घबराएं ना बच्चे, आप टॉपिक पढ़े। अब आपको आंसर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है। 2 लाइनों के लिए आंसर है तो 2 लाइनों के लिए कर लिखें, ये नहीं कि आप पूरा ही एक्सप्लेन कर दें, ऐसा ना करें। और मार्क्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई ऐसा 2 राय नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि हमने तो लंबा क्वेश्चन का आंसर याद किया था, वही लिखना है ना। आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है, 3-4 लाइनों में जो आंसर बनता है वो आप लिखें, और वो
मार्क्स देने पड़ेंगे, पूरे नंबर आएंगे। केस स्टडी को लेके ऐसे कोई डर या ऐसी चीज दिमाग में ना रखें बच्चे, बिल्कुल आप बेझिझक आप आराम से आंसर करें जिस तरह से आपने स्टडी की है, पढ़ा है। हाँ, थोड़ा सा नयापन जरूर लगेगा कि जी केस स्टडी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पैराग्राफ आपको आता है, वहां से आपको क्वेश्चन आपके टॉपिक्स में से आएंगे। केस स्टडी मतलब घुमा फिरा के पूछा गया होगा, थोड़ा सा वो थोड़ा सेंस लगानी पड़ेगी किस तरह से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बेसिक बच्चों ने जैसे प्रिपेयर किया ही होता है, तो उनको पता होता है कि यहाँ से क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल एक आध टॉपिक की अगर मैं बात करूँ जिसको बच्चे थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं, और केस स्टडी की अगर ज़रा सा मैं हिंट बच्चों को एग्जांपल देके बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। हमारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक क्वेश्चन बनता है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है या इस तरह के oogenesis, spermatogenesis, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, वो 5 नंबर के लिए ऐसे पूछते हैं, तो वो एक्सप्लेन करना थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ से जो है जैसे केस स्टडी के लिए क्वेश्चन बन जाता है, तो वो पैराग्राफ लिख देंगे एक, और नीचे क्वेश्चन लिख देंगे कि आप इसका एक फेज डिस्क्राइब करें 2 मार्क्स के लिए, और एक फेज 2 नंबर के ये लिखें कि भाई कोई एग अगर वहां से रिलीज हो गया है और वो अगर ऐसे ही निकल जाता है तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा। तो अब घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है, जरा सा हल्का सा घुमाया है इसको, तो बच्चे को पता है एक्चुअली कि होगा क्या। अगर वो उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो वो फ्यूज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, एग निकल गया बाहर, एग बाहर निकल गया, तो अब क्या होगा, अब जो है वो उसके बाद का जो मेंस्ट्रुअल अगला साइकिल का एक फेज था वो ब्लीडिंग फेज है। उसकी अब एक लाइन लिख दो आप कि फ्यूज नहीं हुआ है स्पर्म का, तो इसका फेट नहीं है, मतलब ये एम्ब्रियो नहीं बना पाएगा, चला गया वो। तो इतनी सी 2 लाइनों में इसके आंसर है। ये ना देखे कि भाई आंसर कितना बन रहा है, इससे बड़ा क्या लिखना आपने। तो 2 नंबर के लिए आपका आंसर सेटिस्फैक्टरी। हमने शुरुआत में ही बात करी है कि जो ब्लूप्रिंट रहेगा इस बार जी एग्जाम का, जो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो आप बेहतर बता पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो स्टूडेंट है उनको काफ़ी मददगार साबित होगा। बिल्कुल, मैं आपको आपके माध्यम से, मेरे पास ये पूरा प्रिंट बना हुआ है, हालांकि बोर्ड की साइट पे भी अवेलेबल है। अगर आप डाउनलोड में जाएंगे बोर्ड की साइट पे, बच्चों को मैं बता देता हूँ, तो वहाँ पे डाउनलोड्स में मॉडल पेपर मिल जाता है, और करंट जो पेपर, अभी पीछे थोड़ी गलतियाँ थी छोटी मोटी, तो अभी बनाया उन्होंने, और साथ में ब्लूप्रिंट भी दे रखा है कि कौन से चैप्टर से कितने कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ी सी आपको सहूलियत हो जाएगी आराम से तैयार करने में। तो मैं आपका जरा सा 1-1.5 मिनट में सारा बता देता हूँ। हमारे 13 चैप्टर हैं पूरे +2 के बायोलॉजी के। उसमें जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर है, उसमें मैं बता देता हूँ 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। तो 6 नंबर के लिए पहला चैप्टर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद 2 के और 3 के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 और 1 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये आपका क्लियर हो गए 2 चैप्टर्स। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहले यूनिट के 3 चैप्टर है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 1 क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, और 2 मार्क्स का लिए 1 क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर के लिए। तो टोटल इस यूनिट के मार्क्स हो गए 6 + 6 12 + 3 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। उसके बाद जेनेटिक्स, थोड़ा सा बच्चों को हल्का सा टिपिकल लगता है पर बहुत मजेदार है, वहां से पूरे नंबर आते हैं। वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो चैप्टर है, वहां से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो ये भी 6 नंबर के लिए हो गए। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेकंड चैप्टर है जेनेटिक्स का, उससे भी ऐसा ही सेम पैटर्न रहेगा। 1 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन। तो 6 नंबर के, तो 12 नंबर ये हो गए। साथ में इसके एक इवोल्यूशन का भी चैप्टर है। इवोल्यूशन के चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और दूसरा 3 मार्क्स का। तो ये 4 मार्क्स का, ये 6 + 6 12 + 4 16 नंबर का जेनेटिक्स का यूनिट हो गया आपका। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और ये 3rd यूनिट हमारा बनता है, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 2 चैप्टर इसमें आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 1 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन, 2 + 2 4 + 1 5 मार्क्स। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 1 नंबर के लिए 1 आएगा और 2 नंबर के लिए 1 आएगा, तो 3 नंबर के लिए। तो ये 5 + 3 8 मार्क्स का ये यूनिट आएगा। उसके बाद आपका बायोटेक, थोड़ा सा बच्चों को और टिपिकल लगता है, और मेरे हिसाब से तो जो बच्चा वहाँ एक्यूरेट लिख देता है पूरे नंबर आते हैं इसमें। ये ऐसे यूनिट्स हमारे। तो बायोटेक का 2 चैप्टर्स हमारे पास, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स का आएगा, 5 + 1 6।
और बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, तो 6 ये 6 + 6 12 मार्क्स, तो बायोटेक के 12 नंबर। उसके बाद हमारा इकोलॉजी आता है। इकोलॉजी के 3 चैप्टर हैं, इस बार कम कर दिए हैं थोड़े। और ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 + 1 3 मार्क्स। और इकोसिस्टम अगला चैप्टर है, वहां से 1 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन, 3 + 1 4। और एक लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी का है, जहां से सिंगल मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 मार्क्स के लिए 1 ही क्वेश्चन आएगा। तो 4 + 3 + 2 7 + 4 3 7 और 2 9 9 मार्क्स, तो टोटल 60 मार्क्स। इस तरह से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और साथ में एक और चीज बता देता हूँ बच्चों को, एडवांटेज इसमें ये है कि जो लगभग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, 17 है, 24 है, 25 है, 29, 30, इनमें सभी में और भी रहते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी, ऑप्शंस भी होते हैं। तो बच्चों को घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से जो भी पढ़ा हुआ है आराम से लिखें। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आराम से देखें, मतलब कर सकते हैं बच्चे, डर ना रखें और ठंडे दिमाग से कूल होके आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें और फिर डिवाइड करें कि मैंने कौन सा सेक्शन पहले करना है, बी सी डी जो भी, वहां से शुरू कर दें। अच्छा, केस स्टडी की हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो आपने ये बताई चीजें, तो ऑप्शनल जो क्वेश्चन होंगे उससे उनका भला हो सकता है। बिल्कुल, ऑप्शन देखिए डायरेक्ट हम तो कोशिश करते हैं कि जब हम खुद डालते हैं पेपर बच्चों को तो ऑप्शंस कम रखते हैं, पर बोर्ड की तरफ से ये रहता है कि और ऐसी ऑप्शंस रखी जाए कि बच्चों को कहीं थोड़ा कम आता है तो दूसरा वाला तो थोड़ा अच्छा आता होगा, तो वो एडवांटेज रहता है बच्चों को और बच्चे अच्छा कर लेते हैं। और मेरे हिसाब से बच्चे जो एवरेज से कम बच्चा है वो भी पास आराम से हो सकता है, और थोड़े अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मेरी तरफ से ये सजेशन है कि वो थोड़ा सा ध्यान से पेपर करेंगे तो पूरे मार्क्स उनके आ सकते हैं। बड़े अच्छा, आपने बड़ी अच्छी चीज़ बोली, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मैं हर बार जो भी टीचर है उनका जो भी ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, अगर इस तरह के पेपर के माहौल में अगर एज ए स्टूडेंट आप पेपर देते तो किस तरह से इसको अटेम्प्ट करते? मुझे लगता है जो स्टूडेंट है उनको बड़ा मजा आने वाला है जब, क्योंकि नेचुरल जो टीचर बताते हैं उनका एक स्टाइल रहता है कि मैं ऐसे करता हूँ, तो मुझे लगता है वो स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप जो स्टूडेंट है वो बेहतर ढंग से पेपर दे सकते हैं, क्योंकि वो भी एक स्टाइल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर मुझे करना होता है तो मैं सेक्शन बी से ही ऑप्शन लेता, ऑप्शन शुरू करता सेक्शन बी से। ए में सारा एमसीक्यू है, एमसीक्यू में भी हमारा जैसे नॉर्मली कंसेप्ट बेस्ड है, उसके बाद थोड़ा सा हाई जरा सा और डिफिकल्टी लेवल 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हमारे ए आर के आते हैं, एसर्शन एंड रीजनिंग, जो कि इसी बेस्ड पे सारे एम्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते थे। तो वो उसके लिए मैं टाइम लेता अलग से पूरे एमसीक्यू के लिए, और मैं बी से शुरू कर देता क्योंकि वहाँ से अटेम्प्ट करना है मुझे। एक बार मुझे फ्रेम दिमाग में बनानी है और मैं पॉइंट वाइज 1 2 3 करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता चलता, जहाँ डायग्राम मुझे ड्रॉ करने वहाँ डायग्राम ड्रॉ करता। और सभी बच्चों को मेरी एक सजेशन और रहेगी कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे इसमें, कंपैरेटिव भी और डायरेक्ट डायग्राम बना होगा, वहाँ पे ABCD जो भी लिखा होगा आपको उसको लिखना है, वहाँ पे कुछ पूछा होगा कि क्या है ये, तो आप लिख देंगे क्योंकि डायग्राम पे जिसकी कमांड है तो आराम से वो मार्क्स ले जाएगा। उसके बाद सी करता ये, फिर मैं डी करता, उसके बाद मुझे हमने टाइम मैंने रखा होता, फिर मैं MCQ को टच करता और फाइनल जब दे देता एक बार, अब तो एनसर्कल करना है हमें, तो इस तरह से मैं अटेम्प्ट करता। मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका है, अगर बच्चे अडोप्ट करते हैं तो वो गलती नहीं करेंगे, मार नहीं खाएंगे, अच्छे मार्क्स लेने का एक अलग तरीका है, स्ट्रेटेजी है एक। और पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करें क्वेश्चंस को और क्वेश्चन के नंबर जरूर डालें। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन का नंबर नहीं डालते, तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है। जब चेक करने वाला एग्जामिनर होता है थोड़ी टफ रहता है उनको, हालांकि वो मैच करके कर लेते हैं, बट ये मुश्किल रहती है, कई बार फुल मार्क्स नहीं आ पाते। अच्छा, कुछ स्टूडेंट एवरेज भी रहते हैं, वो साल भर पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम के टाइम भी रहता है कि चलो कर लेंगे, तो उनको अच्छे मार्क्स लाने का कोई है ट्रिक ऐसा कि ताकि उनको भी अच्छे मार्क्स आ सके? देखिए, वैसे मेरी एक अपनी सोच है कि शॉर्टकट में तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक टाइम मांगता है, हर चीज़ टाइम मांगती है, पर फिर भी थोड़ा कम अगर पड़ा हुआ है और चाहते हैं कि अब पास ही होना है, तो बहुत स्ट्रेटजिकली मैंने आपको जो ब्लूप्रिंट दिखाया है, ये सबसे आसान तरीका है, उसको आप ध्यान से देख लें ब्लूप्रिंट को कि कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चंस बनने हैं। तो हर चैप्टर से, जैसे
एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इसका बायोटेक का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो है, तो वहाँ से ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन 4 बनते हैं, एक आएगा तो आप 4 ही तैयार कर लो। 100% एक क्वेश्चन आएगा, आपको 4 तैयार करो सिर्फ आप। उसी तरह से पहला चैप्टर है प्लांट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का, डायग्राम्स 2-4 डायग्राम्स है वहाँ पे, ओव्यूल का है और मैक्रोस्पोर मेगास्पोर, इनके डायग्राम है, एम्ब्रियोसाइक का डायग्राम। ये डायग्राम तैयार कर ले बच्चे, और 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से 6-7 बनते हैं सारे, एक क्वेश्चन आएगा ही, और 2 मार्क्स के 7-8 बनते हैं छोटे छोटे, आप ध्यान से कर लें। तो आप इस तरह से तरीके से तैयारी करें, मजाल है कि आपको मार्क्स ना आए, पास होना तो बड़ा आसान हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे आपके। अच्छा, स्ट्रैटेजी करिए थोड़ा तैयार कर। अच्छा, डायग्राम का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो डायग्राम की महत्ता रहती है काफी, बहुत इंपॉर्टेंस। आजकल डायरेक्ट जो है वो डायग्राम डाल देते हैं ऐसे ये करके कि मार्क कर देंगे कि ABCD क्या है। तो जिस बच्चे ने डायग्राम बनाया एकदम से बोलेगा ये है। अगर डायग्राम नहीं बनाया तो वहां पे मुश्किल आएगी, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे और 1-2 क्वेश्चन जरूर होंगे। अभी मैं आज बोल रहा हूँ 18 को पेपर है, तो बच्चे ध्यान दें मेरी बात पे, क्योंकि टाइम है। और टोटल मिला के ना पूरी बुक के 15-20 डायग्राम बनेंगे सारे। तो आप अच्छे से उनको एक्सप्लेन, मतलब पहले ड्रॉ करें, लेबलिंग करें प्रॉपर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5-6 नंबर यहाँ से जरूर बनेंगे आपके, सिर्फ ड्रॉ करने के ही तरीके से ही। तो तरीका है, स्ट्रेटजी है एक, मार्क्स किस तरह से लें। फेल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप 1-1 नंबर के लिए भी आराम से अगर तैयार करेंगे ना, तो भी आप कभी भी 6-7 से कम नहीं करेंगे। मतलब 12 में से 6-7 एवरेज बच्चा ठीक कर लेता है, और थोड़ा सा ठीक अच्छे से ध्यान से करेगा तो 7-8 कर लेता है ठीक। एंड में मैं भी पूछना चाहता हूँ कि सीटें आजकल मैक्सिमम कई स्टूडेंट हमारे, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहते तो हम ना सीटों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, फिर बाद में लगा पता कि ये सीटों से नहीं, मतलब जो 2 टुक पूछा गया तो उसका आंसर होगा। तो आपके हिसाब से सीटों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पूछा है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि जब डिमांड ही 2-3 लाइनों के आंसर के लिए है, इतना ही आंसर बनता है, तो काहे को एक पेज भरना, वो तो इरिटेशन और वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपका टाइम मैनेजमेंट आपका गलत हो गया। तो जितनी डिमांड है एटलीस्ट आप उतना कर आंसर जरूर करें। कहीं डिफरेंसेस के क्वेश्चन है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। मिनिमम जो है 2 मार्क्स के लिए डिफरेंस जो हम 4 लिखते हैं। अगर आपके पास वैसे ही 3 ही है और उससे ज़्यादा है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, तो मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ डिफरेंसेस ज़्यादा है आपके पास तो एवरेज आप 4 करके आए। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो 6 जरूर करके आए। अगर वैसे ही नहीं है तो अलग बात है, बट 6 डिफरेंस मतलब हाफ मार्क्स के लिए 1 डिफरेंस। तो ये तरीका है हाउ टू गेट फुल मार्क्स लेने का। मैं एंड में ये भी पूछूंगा, क्योंकि जितने भी टीचर है उनसे हम अनुभव भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने जिन भी टीचर का इंटरव्यू लिए है उनमें एक हम अपने तौर पर आंकते हैं कि कौन से टीचर का अच्छा रिजल्ट रहा है। तो हमारे साथ तो बढ़िया, लेकिन मुझे लगता है जो आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, तो आप इंट्रो के हिसाब से, क्योंकि आपका जो अनुभव है 2 वो भी पता चलना चाहिए, ताकि जो ये देख रहे हैं उनको ये नहीं लगेगा कि कोई नौसिखिया टीचर हैं। क्योंकि जो चंपा के लोग हैं वो तो जानते हैं कि कितने पुराने टीचर हैं, और इनके हाथों से निकले जो स्टूडेंट हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, और बड़े बड़े ओहदों में काम कर रहे हैं, लेकिन बेहतर आप बता पाएंगे। हाँ देखिए, मतलब अगर तजुर्बे की एक्सपीरियंस की बात करनी हो तो वैसे शुरू मैंने 97 से किया था पढ़ाना +1 2 को, और लगभग जो अब 30 साल का कैरियर मेरा पढ़ाने का हो गया है। और लेक्चरर सिस्टम में 27-28 साल वैसे ही मुझे हो गए इस सिस्टम में आए हुए। और ऐसा नहीं है कि अगर मुझे इतना टाइम हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस हो सकता है, मुझे बड़ी सारी चीज़ें मैं ऐसी बता सकता हूँ जो कई बच्चों को नहीं पता होती हैं। बट मेरी हर साल और हर वक्त ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ सीखूँ, खुद भी सीखूँ, तो बच्चों से भी बड़ी सारी चीज़ें सीखता हूँ। बट जो मुझे पता है वो एग्जैक्टली मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और बच्चे जो अमल में लाते हैं चीज़ों को, काफ़ी सारा टेन्योर मेरा ऐसा रहा है कि 90 से लेके 100 मार्क्स बच्चों के आए हैं बायो में। ज़्यादातर कोशिश सुनने में आता है कि भी बायो में नंबर नहीं आते हैं, बट अगर थोड़ा सा रूटीन में रेगुलर स्टडी बच्चा करता है 100 मार्क्स आते हैं। लास्ट ईयर भी बच्चों के आए थे वो स्कूल में, आजकल हूँ मैं कार्यरत।
तो यहाँ पे भी बच्चों ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए थे। और इससे पीछे की अगर बात करूँ तो 3-4 बार मेरे बच्चों के 99 और 100 मार्क्स आ चुके हैं। और 90 से लेकर 100 तक तो काफ़ी रेंज रहती है। अगर बच्चे हर साल पढ़ाता हूँ तो इतनी रेंज रेगुलर रहती है, ऐसी बात नहीं है। और बड़े सारे बच्चे जो है वो अपना कैरियर जो है वो इसमें मेडिकल प्रोफेशन में है, MBBS कर चुके हैं, लग चुके हैं और कुछ कर भी रहे हैं। और बाकी BSc नर्सिंग में है, कुछ लेक्चरर भी हैं मेरे ही सब्जेक्ट के मेरे स्टूडेंट्स। और कोई सिविल सर्विसेज में जैसे HAS में एक बच्चा गया था, वो अब STM में आजकल। तो इस तरह का करियर है। भी मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान है या मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीख चुका हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ सीखूँ और हर बार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट चलती रहनी चाहिए। और मेरी ये कोशिश रहती है कि बच्चों को कोई ना कोई माध्यम से, नया माध्यम, नवाचार तरीका जो है वो लगाते रहें। चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो जैसे स्क्रीन के थ्रू, या अपने चार्ट्स के थ्रू, या मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल्स के थ्रू, या बच्चों से भी मॉडल बनवा के उनसे भी कोशिश, एवरेज से भी कम के भी बच्चे स्तर के होते हैं तो उनके लिए भी कोशिश करता रहता हूँ। निरंतर मेरी प्रयास जारी है और हमेशा रहेगी जी। एंड में सर, क्योंकि आपने गागर में सागर भरने वाली बात कही है, जो ये स्टूडेंट देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं उन्हें ये, और जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनके बच्चों को ये इंटरव्यू देखने के लिए फोर्स करना चाहिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चों का फ्यूचर संवर सकता है। एंड में सर 2 मैसेज, क्योंकि बाकी तो आपने चीज़ें कह दी है, लेकिन जो आपका मैसेज है महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं और टीचर भी खासकर, क्योंकि प्रेशर रहता है मार्क्स को लेकर, तो एंड में इसको लेकर एक मैसेज ताकि उनको ये समझ आ सके कि प्रेशर की बजाय क्या कुछ करना होता है। देखिए, प्रेशर बड़े सारे पेरेंट्स का, बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि ये जो प्रेशर की बात है ये बहुत ज़्यादा है। आज ही नहीं, काफ़ी सालों से जब भी हम पढ़ाने की बात करते हैं तो पेरेंट्स को प्रेशर आ जाता है कि मार्क्स के लिए, जबकि वो प्रेशर उनको नहीं लेना चाहिए। प्रेशर ना ले, आप बच्चे को ये देखें कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग, उस पे काम करें। आप टीचर से डायरेक्ट बात करें, आप ये बताएं उनको कि जी बच्चे को किस तरह से अच्छे लेवल से पता लगेगा। कोई एडिशनल हेल्प है तो वो बताएं, कोई बुक है या कोई भी तरीका है वो बताएं। तो रेगुलर स्टडी करना, क्लासरूम की जो स्टडी है सबसे बेहतर होती है। और इसका एक चीज़ और बताता हूँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। स्टडी अच्छे मार्क्स का, अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्टकट कोई नहीं है। घर पे बैठना पड़ता है या स्कूल में क्लासेस लगानी पड़ती हैं और अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जैसे चंबा में भी अगर बात करें तो पीछे 3-4 महीने मैंने ऑनलाइन कोशिश की पढ़ाने की बच्चों को। 10 स्कूलों में टीचर्स नहीं थे मेरे ही सब्जेक्ट के। तो यहाँ डिरेक्टर ऑफिस से हमारे साथ कंटेक्ट में थे, तो हमने ऑनलाइन ऐसे ही मोबाइल रख के क्लासेस लगाई उनकी। तो कोशिश की कि उन वहाँ तक कुछ पहुँचे। वो बच्चे भी सच्चे हैं कि अब वो उनके पास सुविधा नहीं है तो क्या करें वो, तो चलो उनको पास होना तो ज़रूरी है। तो उनके लिए कोशिश की है कि कुछ करें वो, तो चलो उनका पास होना ज़रूरी है। बट पेरेंट्स के लिए एक बड़ी बात ये है कि वो अपने बच्चों को अनड्यू ऐसे प्रेशर ना रखें कि इतने मार्क्स लाने, ये लाना है, कुछ भी नहीं। उसको अच्छे से आप गाइड करें, उसको सपोर्ट करें। एग्ज़ाम्स के टाइम पे उसके साथ रहें, उसका मनोबल बढ़ा के रखें। ये ना करें क्रिएट की नहीं भी तुझे इतने मार्क्स लाने। वो मार्क्स अपने आप अच्छे आ जाते हैं अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसके साथ आपका सपोर्ट है। कि आप बच्चे को ये ना करें, फील ना करवाएं कि उसने उसके नंबर इतने आ गए, तेरी सहेली है या तेरा फ्रेंड है वो इतने मार्क्स ले रहा है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आप उसके साथ सपोर्ट करें। अभी कम है तो आगे अच्छे भी आएंगे। उसको फुल सपोर्ट करें आप और उसको रेगुलर स्टडी की आदत डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दीपक जी, बायोलॉजी के बहुत सीनियर टीचर हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। जैसा इन्होंने कहा है उस पर अमल करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।